बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोगों ने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस के रूल नंबर 12 तक अपने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किए थे। लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसकी वजह से हमने लेक्चर को वहाँ स्टॉप किया और अब हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे अपने रूल नंबर 13 से कंटिन्यू करके। बच्चों, आप लोगों ने एक ही रिदम में इन 2 लेक्चर्स को देखना है ताकि आपको जितने भी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस में मसले आते हैं ना, वो सारे ख़त्म हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए इंशाल्लाह ताला। चलिए रूल नंबर 13 देखते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज टू नाउन एज पॉसिबल। बच्चों, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, चाहे वो रिस्ट्रिक्टिव है, चाहे वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, चाहे वो इसेंशियल क्लॉज है, जो भी है रिलेटिव क्लॉज है, आपने उसको फ़ौरन जितना नज़दीक नाउन के हो सकता है आपने पुट करना है। अब आप लोग देखें एग्जाम्पल, आई वेंट टू अ म्यूजियम विच वॉज नियर टू गार्डन येस्टरडे। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ अपना ऑब्जेक्ट म्यूजियम की, ठीक है, जिसके लिए मैंने यहाँ रिलेटिव क्लॉज आगे पुट किया विच वॉज नियर टू गार्डन। तो अगर मैं इसको ऐसे पुट करती हूँ, आई वेंट टू म्यूजियम येस्टरडे विच वॉज नियर टू गार्डन, तो देखिए मैं इस येस्टरडे को पहले नहीं पुट करना चाह रही, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि जितना क्लोज हो सकता है, जितना नज़दीक हो सकता है, मुझे अपना रिलेटिव क्लॉज अपने नाउन, अगर मैं नाउन के लिए यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, अपने नाउन एज अ सब्जेक्ट या नाउन एज अ ऑब्जेक्ट में यूज़ करें, उसके करीब रखने की कोशिश करनी है। तो इसलिए ये वाला ग्रीन में लिखा हुआ सेंटेंस है, ये करेक्ट होगा। रूल नंबर 14 कहता है कि ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। बच्चों, एक सेंटेंस के अंदर अगर 3 पर्सन्स आपको गिवन है, ठीक है, तो आपने उसका ऑर्डर कैसे रखना है, ये यहाँ पे हम रूल नंबर 14 में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने एक रूल याद कर लेना है, 1-3-2 रूल, ठीक है, 1-3-2 रूल, और एक इसका बिल्कुल ऑपोजिट 2-3-1, ठीक है, 2-3-1 रूल, 1-3-2 रूल और 2-3-1 रूल, यानी 2-3-1 रूल इसका ऑपोजिट। अब 1-3-2 रूल आप लोगों ने कब यूज़ करना है? देखिए, जब आपको 1 शुरू में आ गया ना, तो समझ लो कि आप खुद को अब कर रहे हो, ठीक है। जब कोई भी नेगेटिव या फॉल्ट की बात होगी, नेगेटिव आइडिया की बात होगी, तो आप खुद को पहले रखेंगे, फिर आप लोग थर्ड पर्सन को रखेंगे और फिर आप सेकंड पर्सन को रखेंगे और फिर आप इस तरह से प्रोनाउन का ऑर्डर फॉलो करेंगे। आई, शी एंड यू। आई फर्स्ट पर्सन, शी थर्ड पर्सन एंड यू सेकंड पर्सन। अब इसी तरह 2-3-1 वाला जो रूल है, ठीक है, आप ये तब यूज़ करोगे जब आप लोग अपना पॉजिटिव आइडिया या कोई तारीफ या कोई अच्छी चीज़ के बारे में बताओगे, ठीक है। जैसे देखें, यू, शी एंड आई वर अवॉर्डेड विद अ प्रेजेंट फॉर परफेक्ट टास्क कंप्लीशन। अब यहाँ पे हम लोग अवार्ड की बात करें, एक तारीफ काबिल रश्क चीज़ यानी अवार्ड है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो यू है ना, इसके लिए आप ये याद रखो, ये जो यू है ना, ये बहुत चालाक है। जब बुराई होती है, जब फॉल्ट होता है, तो ये छुप जाता है, आखिर पे आता है, ठीक है, सेकंड पर्सन है ये। और जब अच्छाई होती है तो सबसे पहले महान बनकर शुरू में आके लग जाता है कि यू, ठीक हो गया। तो आप लोग को इससे आइडिया हो जाएगा कि फॉल्ट की बात आएगी तो पता चल गया कि हमने शुरू पे आना है, खुद को बेचारे को तो हमने शुरू पे रखना है, और यू है वो जाके छुप जाएगा सबसे एंड पे। और जब पॉजिटिव की बात आएगी तो यू सबसे पहले बनकर आ जाएगा सबसे आगे, ठीक है, और आई एंड पे चला जाएगा, ठीक हो गया। अब रूल नंबर 15 क्या है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बच्चों, वन एंड अदर एक होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एक होता है ईच अदर, ठीक है। अब आप लोगों ने वन एंड अदर को कहाँ यूज़ करना है? देखिए, वन एंड अदर को हम लोगों ने ऐसे इंटरेक्शन या ऐसे इंटर रिलेशनशिप ग्रुप्स के दरमियान में इसको इस्तेमाल करना है जो मोर देन 2 हो, ठीक है। जनरल सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप लोग देखें तो द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी सपोर्ट वन एंड अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। अब हमें नहीं पता कि कम्युनिटी के कितने मेंबर्स थे, हो सकता है आजकल जो व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ है 2-2 हज़ार तो सिर्फ उसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है ये कौन सी कम्युनिटी है, तो इतने ज़्यादा लोगों का आपस में जो इंटरेक्शन था वो हम लोग वन एंड अदर के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि इन अ हेल्दी रिलेशनशिप पार्टनर्स लिसन एंड कम्युनिकेट ओपनली विद वन एंड अदर, ठीक है। अब पार्टनर्स कितने हैं, ये पार्टनर्स की तादाद स्पेसिफिक नहीं बताएगी, तो हम वन एंड अदर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह ईच अदर का इस्तेमाल हम कब करेंगे? ईच अदर हम तब यूज़ करेंगे जब हम टू की आप स्पेसिफिक बात कर लो, सबसे ज़्यादा जनरली टू के लिए जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं एक्शन में, दो चीज़ें या दो थिंग्स, तो फिर हम ईच अदर यूज़ करते हैं। इसको यूज़ किया जाता है जब एक्शन और फीलिंग्स आर शेयर्ड इंडिविजुअली बिटवीन द एंटाइटल्स, सॉरी,
जब हमारी फीलिंग्स और एक्शंस होती हैं ना, वो दो इंटाइटीज के दरमियान इंडिविजुअली शेयर्ड हो रही होती है, तब हम ईच अदर यूज करते हैं। जैसे आप देखें, जॉन एंड मैरी हेल्प्ड ईच अदर विद देयर होमवर्क। अब जॉन एंड मैरी दो थे, ठीक है, और वो इंडिविजुअली एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, इसलिए हम ईच अदर लगाएंगे। इसी तरह दिस टू टीम्स कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर आफ्टर द गेम, यहाँ पे आप लिखोगे द टू टीम्स, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर आफ्टर द गेम, तो दो टीम्स थी, इंडिविजुअल एक दूसरे को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। रूल नंबर 17 देखें तो सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, ये देखें मैंने एक लिस्ट पुट किया, आप लोग को आनी चाहिए। समवन, एनीवन, नोवन, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबॉडी, ईच, आइदर, नाइदर, वन, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीबॉडी, ये हमारे सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ये हमेशा एक सिंगुलर प्रोनाउन को आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। सिंगुलर नाउन तो इनके साथ लगेगा, लेकिन सेंटेंस में आगे इनके साथ एक सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा। जैसे एग्जांपल देखें आप, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर लॉस। आप यहाँ पे देयर लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एवरीबडी हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। एवरीबडी यहाँ पर किसी नाउन के लिए यूज हुआ है और उस नाउन का हमें पता नहीं है, तो एवरीबडी यूज हो गया। अब इसके लिए आगे ये सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इसके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस यूज होंगे, ठीक हो गया। आगे रूल नंबर 18 देखें तो प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखें, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं ना, देखें सम, मैनी, फ्यू, सेवरल, अदर्स, इनको आप अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। सिर्फ थोड़े से ये 5 हैं, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल एंड अदर्स। इनके बाद आगे जो प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा। जैसे सेवरल पीपल कंप्लीटेड देयर टास्क, अब सेंटेंस की जो स्टेटमेंट की जो एरर होगा उसमें क्या दे दिया जाएगा, some people completed dash task, his task, its task, their task, तो आप लोगों ने their वाला चेक करना है, और आपका his हर लगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। रूल नंबर 19 देखें तो वो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो होते हैं सम, एनी, नन, ऑफ, ऑल एंड मोस्ट, ठीक है। बच्चों बेटर होगा कि आप लोग ना यहाँ से सम को रेज कर दो, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस से ना आप सम को रेज कर दो, आपको सेंस समझ में आ जाएगी वैसे, लेकिन बेहतर है कि आप सम को यहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि हमें पता चल जाता होता है कि अब आप सम को ना यहाँ इनडेफिनेट प्रोनाउंस में रखो, ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर इसको ऐड करो, जैसे सम, एनी, नन ऑफ, ठीक है, ऑल और मोस्ट। इसको तब सिंगुलर प्लूरल कंसिडर किया जाता है इसके आगे आने वाले सब्जेक्ट के बेस पर। अगर इन वर्ड्स के आने वाला फौरन आने वाला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की बात हो रही है तो आगे सिंगुलर प्रोनाउन को लीड करेंगे। लेकिन अगर इन वर्ड्स के बाद आने वाला सम, एनी, नन, ऑफ, ऑल, मोस्ट के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, तो फिर हम अपना आगे प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखें, सम ऑफ द राइस। अब राइस क्या है, ठीक है, ये एक पूरी अनकाउंटेबल एक मतलब मटी थिंग है, तो इसके लिए हम लोग सिंगुलर इट्स यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ हमने इट्स लगा दिया। अब हमारा रूल नंबर 20 क्या है कि ईच, आइदर, नाइदर फॉर टू साइड्स और टू डायरेक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि एवरी, एनीवन और नन जो होता है ये मोर देन टू साइड्स या डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ कि देखें, रोड जो होता है ना उसकी दो साइड्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट। अब अगर कोई सेंटेंस इस तरह दिया हुआ है कि देयर आर बुशेस ऑन एवरी साइड ऑफ द रोड, तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि एवरी, एनीवन, नन, ठीक है, ये तीन जो होते हैं ये हम लोग मोर देन टू साइड्स या डायरेक्शंस की जब बात करेंगे तब यूज़ करेंगे, ठीक है। और ईच, आइदर, नाइदर हम दो साइड्स के लिए स्पेसिफिकली दो डायरेक्शंस के लिए यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर साइड ऑफ द रोड, तो रोड की तो सिर्फ दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है, एक जाने वालों के लिए एक आने वालों के लिए, तो यहाँ हम ईच लगाएंगे, ऑन ईच साइड ऑफ द रोड, यहाँ पे ये एरर है, ठीक है, नॉट एवरी। तो इस चीज़ को आप लोगों ने गौर से देख लेना है। उसके बाद बच्चों एक दफ़ा सरसरी सा हम लोग दोबारा से देख लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, ताकि दोनों लेक्चर्स को जब आप देखो तो आपका सारा कॉन्सेप्ट एक दफ़ा मर्ज अप हो जाए। पहला रूल हमने पढ़ा कि जब प्रोनाउन को टू बी वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज और फॉलो करेंगे तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगाएंगे। दूसरा रूल कहता है कि जब हमारे वर्ड्स प्रोनाउंस को देन के बाद हम लगाएंगे तो देन के बाद डिपेंड करता है कि हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन करें या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करें। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन में हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन में हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगाएंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि जब आपको एज या एज मच दिया जाएगा सेंटेंस में तो उसके बाद आप लोग अपना सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज़ करोगे।
रूल नंबर 4 कहता है कि जब लेट दिया जाए तो लेट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि जब प्रेपोजिशन फॉलो होता है प्रोनाउंस के पहले प्रेपोजिशन आता है फिर कोई प्रोनाउन लगाना होता है तो वो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस वाला लगाते हैं। इसके बाद पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट का नाउन के तौर पे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि रूल 7 में वो कहता है कि जब हम लोगों ने अपने पॉजिटिव्स यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन्स एज अ सब्जेक्ट ऐड करनी है तो हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज़ करेंगे, और जब हमने अपनी पॉजिटिव्स या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्टिव नाउन ऐड करनी है तो हम अपने नाउन्स प्रोनाउंस को ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे। रूल नंबर 8 में वो कहता है कि वर्ड ऑर्डर के लिए ये ज़रूरी है कि जब दो प्रोनाउंस हो और एक में यू हो और एक कोई और प्रोनाउन हो तो आपने यू को पहले रखना है और दूसरे को बाद में रखना है कर्टिसी के तौर पर। रूल नंबर 9 कहता है कि आपको जो इंटेंसिव प्रोनाउंस है वो इमीडिएटली वर्ब के बाद यूज़ करने होते हैं, ठीक है। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आप लोग तब यूज़ करते हैं जब आपके सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट और जो एक्शन रिसीवर है वो एक ही हो, ठीक है। और आप लोग अपने रेफरेंस का सब्जेक्ट जब सेंटेंस में आगे देते हो तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करते हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को हम कभी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ नहीं करते, ठीक है, या ये तो एक्शन रिसीवर के तौर पर यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी इसके बाद ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना मस्ट होता है और कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना हर हाल में अवॉइड करना होता है। तो इन वर्ड्स को आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो हु जो होता है वो सब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है। जब नाउन एज अ सब्जेक्ट होगा उसके लिए रिलेटिव क्लॉज लेंगे तो हम हु से स्टार्ट करेंगे। जब हमारा नाउन एज अ ऑब्जेक्ट होगा और उसके लिए रिलेटिव क्लॉज यूज़ करेंगे तो हुम लेंगे। जब इन दोनों के लिए हम प्रेडिकेट्स लिखेंगे, सब्जेक्ट के लिए प्रेडिकेट लेंगे तो हु एवर और ऑब्जेक्ट के लिए प्रेडिकेट लेंगे तो हुम एवर, ठीक है। रूल नंबर 11 कहता है कि डैट जो है वो एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो हम एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को नाउन के बारे में ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम डैट से स्टार्ट करते हैं कि उसको अगर हम ओमिट करें तो हमारे सेंटेंस का कोर मीनिंग चेंज हो जाता है। जबकि विच होती है वो नॉन रेस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस के लिए यूज़ होता है, यानी वो कोमा के अंदर गी हुई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन नाउन की कि जिसको ओमिट करने से हमारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता, कोर मीनिंग चेंज नहीं होता। अब आप लोगों को कुछ 5 रेफरेंसेस बताई हैं, 4 रेफरेंसेस जहाँ पर आप लोगों ने डैट को प्रेफर करना है इंस्टेड ऑफ विच एंड हु। एक वो जहाँ पर एडजेक्टिव होगा सुपरलेटिव डिग्री का, जैसे द बेस्ट डैट। कुछ वर्ड्स ऑल सम नथिंग ओनली के बाद, कुछ इंट्रोगेटिव या इंक्वायरिंग प्रोनाउंस के बाद जैसे हु आर यू डैट। और दो एंटीसीडेंट्स जब गिवन होंगे या दो सब्जेक्ट्स गिवन होंगे, ठीक है, डैट से पहले रिलेटिव क्लॉज से पहले, और वो दोनों या तो एक थिंग होगा या पर्सन होगा या एक पर्सन होगा एक एनिमल होगा, यानी डिफरेंट होंगे, तो उसके बाद हम डैट को यूज़ करेंगे। एंड दिस इज़ हाउ आज के रूल में फिर हमने ये सारे रूल नंबर 13 से ऑनवर्ड पढ़ लिए। तो बच्चों ये मैंने आपको सारा रिवाइज करवा दिया एक दफ़ा से इस लेक्चर में भी, लेकिन आप लोगों ने गौर से पिछला लेक्चर सुन लेना है ताकि आपको हर चीज़ विद एग्जांपल प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये टेबल आपको ऐसे याद होना चाहिए जैसे बस बचपन में टेबल्स नहीं याद करते थे ऐसे, ठीक है। एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये मी क्या है, ये हिज क्या है, ये हर क्या है, ये कौन सा है, पोजेसिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है बच्चों। विद दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस ऑफ प्रोनाउन में इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अपने फजल करम से आपकी मदद करे एंड विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक नाम्स वालों, ठीक है। अच्छे से पेपर करना। अल्लाह हाफिज़।